नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ साया मौत का नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं साया मौत का नॉवल का चौथा पार्ट। सुनील चुप रहा। दिलावर, एल्बर्ट गर्जा, 1-2 दांत निकालकर इसके हाथ में दे दो। दिलावर मुट्ठियां भींचे फिर उसकी ओर बढ़ा। बॉस, एकाएक एल्बर्ट की बगल में खड़ा एक बदमाश बोला, क्यों ना इसकी तलाशी ली जाए। गुड आइडिया, एल्बर्ट बोला। दिलावर, पहले इसकी जेबें खाली करवाओ। 1 ही मिनट में सुनील की जेब में मौजूद एक एक चीज एल्बर्ट की मेज पर उसके सामने पड़ी थी। उसके सामान में रमाकांत वाला सिगरेट केस, LSD की एक गोली जो उसने खाई नहीं थी, उसका ब्लास्ट का प्रेस कार्ड और कपिल कुमार का दिया हुआ अधिकार पत्र भी मौजूद था, जिसके अनुसार कपिल कुमार ने 20,000 रुपए की फीस के बदले में उसे रंजीता के हत्यारे का पता लगाने के लिए नियुक्त किया था। उस चौथी चीज में एल्बर्ट ने विशेष दिलचस्पी ली। ये कपिल कुमार वही साहब हैं जिनकी नेपियन हिल पर कोठी है? एल्बर्ट ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, सुनील बोला। तुम कैसे जानते हो उन्हें? मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुनील ने यूं ही कह दिया। हम दोनों एक ही लंगोटी बांधा करते थे, इसलिए लोग हमें लंगोटिया यार कहते थे। ऊट पटांग बकवास मत करो। अब जबकि जान ही गए हो, एल्बर्ट नर्म स्वर में बोला, कि क्रिस्टल में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मादक द्रव्य उपलब्ध है और तुम खुद उन चीजों के शौकीन हो, तो क्या तुम यहाँ अक्सर आना पसंद करोगे? फिर तुम्हें किसी का मेहमान बनकर आने की जरूरत नहीं होगी। हम तुम्हें स्थायी सदस्य बना लेंगे। ये मेहरबानी क्यों? मैं अखबार वालों से कभी झगड़ा मोल लेना पसंद नहीं करता। आज जो जानकारी तुम्हें यहाँ से हासिल हुई है, अगर उसे तुम अपने तक ही सीमित रहने का वादा करो तो हम तुम्हें बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे जिस चीज को तुमने अपने कथा अनुसार यहाँ से चुराने की कोशिश की थी, वो हम तुम्हें मुफ्त में मुहैया करा सकते हैं। यहाँ जो नौजवान आते हैं वे सब लखपतियों की औलाद होते हैं। जिस सेवा के लिए हम उनसे ढेरों रुपया चार्ज करते हैं वो तुम्हें मुफ्त उपलब्ध होगी। ये मेहरबानी क्यों? सुनील ने फिर अपना सवाल दोहराया। आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से नहीं, एल्बर्ट उसे समझाता हुआ बोला। सुनील हैरान था। कहाँ तो वो सोच रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचने वाली थी। वे लोग उसकी जुबान बंद करने के लिए उसका कत्ल किए बिना नहीं मानने वाले थे, और कहाँ वे लोग उसके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आने लगे थे। ये काया पलट कैसे हुआ? क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि जो कुछ आज यहाँ तुमने देखा सुना है, एल्बर्ट फिर बोला, उसके बारे में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? तुम ना इस संदर्भ में अपने अखबार में कुछ छापोगे और ना पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश करोगे। सुनील चुप रहा। वैसे इतना समझने की अकल तो तुम में होगी ही कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें प्रोटेक्शन हासिल है। पुलिस यहाँ कभी छापा नहीं मारेगी, और अगर मारेगी तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इस क्लब का मालिक बहुत साधन संपन्न आदमी है। वो पुलिस को अपनी जेब में रखने की क्षमता रखता है। हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात आई तुम्हारी समझ में? सुनील ने हामी भरी। शाबाश, समझदार आदमी हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो। रंजीता गुप्ता की मौत से आप लोगों का कोई संबंध है? एकदम चुप्पी छा गई। एल्बर्ट और दिलावर की निगाहें मिली। हमारा कोई संबंध नहीं, अंत में वो बोला। वो यहाँ आती थी, हेरोइन की तरंग का आनंद उठाती थी, और बस। इसके अलावा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और फिर पिछले काफी अरसे से तो वो यहाँ आई भी नहीं थी। इस बात की तस्दीक यहाँ का एक एक आदमी कर सकता है, चाहे जिससे पूछ लो। तो फिर उसे हेरोइन कहाँ से हासिल होती थी? वो इस नशे की आदी हो चुकी थी, वो इसके बिना नहीं रह सकती थी। कहीं से तो हेरोइन हासिल होती ही होगी उसे। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। क्या राजनगर में क्रिस्टल क्लब जैसे मादक द्रव्यों का धंधा करने वाले और भी अड्डे हैं? हमें नहीं मालूम। सुनील चुप हो गया। तो मिस्टर सुनील, क्या हम उम्मीद करें कि इस मामले में तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? सुनील खामोश रहा। नेवर माइंड, उत्तर फौरन देना जरूरी भी नहीं। हाँ या ना का फैसला घर जाकर कर लेना। सुनील उलझनपूर्ण ढंग से एल्बर्ट की ओर देखने लगा। यह आदमी उसकी समझ से बाहर था। दिलावर, एल्बर्ट बोला,
इनके यहाँ से विदा होने से पहले साहब को अपना इतना जोहर जरूर दिखा देना कि घर जाकर कोई निर्णय लेने में इन्हें दिक्कत ना हो। ओके बॉस, दिलावर यूं बोला जैसे उसे वांछित आदेश मिल गया हो। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर वो सुनील की ओर घूमा। इससे पहले कि सुनील कुछ समझ पाता, दिलावर के दाएं हाथ का घुसा रोड़ी कूटने वाले इंजन की भरपूर ठोकर की तरह सुनील के पेट से टकराया। सुनील चीख मारकर दोहरा हो गया। झुकते ही दिलावर के घुटने की ठोकर उसकी थोड़ी पर पड़ी। सुनील को अपना निचला जबड़ा हिलता महसूस हुआ। वो पीड़ा से बिलबिलाने लगा। दिलावर के धुआंधार घूंसे तब तक उसके शरीर से टकराते रहे जब तक उसकी चेतना लुप्त न हो गई। चैप्टर 3। सुनील की जब आंख खुली तो उसने रमाकांत को विचारपूर्ण मुद्रा बनाए अपने सामने बैठे देखा। उसने घड़ी पर दृष्टिपात किया। 1 बज चुका था। उसे याद आया कि वो रात के 2 बजे यूथ क्लब पहुंचा था और आते ही सो गया था, यानी कि वो लगातार 11 घंटे सोता रहा। पिछली रात जब उसे होश आया था तो उसने स्वयं को क्रिस्टल क्लब की इमारत की बगल की एक संकरी सी गली में पड़ा पाया था। बड़ी कठिनाई से वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था और मोटरसाइकिल पर सवार होकर यूथ क्लब पहुंच पाया था। रमाकांत उस समय भी क्लब के मेन हॉल में रमी की टेबल पर जमा हुआ था। सुनील बिना उससे मिले पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में आ गया था। रमाकांत की वार्डरोब में उसे ब्रांडी की 1 बोतल मिल गई थी। उसने ब्रांडी के 2-3 घूंट जल्दी जल्दी हलक से उतारे थे और फिर कपड़े उतार कर रमाकांत के बिस्तर पर ढेर हो गया था। तकिए से सिर लगते ही उसे नींद आ गई थी। हेलो, सुनील फीके स्वर में बोला। हेलो, रमाकांत चिंतित स्वर में बोला। तुम्हारी हालत तो देख ही रहा हूं। लड़की की हालत कैसी है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कल रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठे हो तो चोटें लड़की को भी तो आई होगी। लड़की एकदम मजे में है और मेरी इस हालत के लिए कोई एक्सीडेंट जिम्मेदार नहीं है। तो फिर क्या चक्कर है? पहले एक सिगरेट पिलाओ और चाय मंगाओ। चाय और सिगरेट के दौरान सुनील ने उसे धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। तुम्हें फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। सारी बात सुन चुकने के बाद रमाकांत बोला। क्या फायदा? सुनील बोला। क्या उनके बारे में कुछ सिद्ध करना संभव होगा? पूछने पर कोई इस बात के लिए भी हामी नहीं भरेगा कि मैं क्रिस्टल क्लब में दाखिल भी हुआ था और जहां तक क्लब के ब्लू रूम के हंगामे और कोने के कमरे में मौजूद मादक द्रव्यों के स्टॉक का सवाल है, वो सब उन लोगों ने मुझे वहां से बाहर फेंकने के फौरन बाद ही रफा दफा कर दिया होगा। ओह, सुनील ने नया सिगरेट सुलगाया। सारा किस्सा अखबार में तो दोगे? रमाकांत बोला। कोई फायदा नहीं होगा, उसके लिए भी सबूत की जरूरत होगी। तो फिर मैं अपने 8-10 आदमी साथ ले जाकर उन उल्लू के पट्टों की मरम्मत करके आऊं? नहीं, फिलहाल मुझे चुप ही रहना उचित लग रहा है। जैसा तुम ठीक समझो, रमाकांत भावपूर्ण स्वर में बोला। वैसे कह भर देखो ना, क्रिस्टल को खंडर बनाकर लौटू तो। जरूरत नहीं, तुम सुनाओ, क्या खबर है? एक अच्छी खबर है, तुम्हारा बड़ा असंभव काम हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाला? हाँ, बड़ी मुश्किल से मैं उस सर्जन को काबू में कर पाया था जिसने रंजीता गुप्ता का पोस्टमार्टम किया था। साला पटके ही नहीं देता था, लेकिन अंत में वो भी उसी ताकत के सामने झुका जिसके सामने दुनिया झुकती है। नकदो? बिल्कुल। क्या रिपोर्ट है? सुनील, कई बड़ी दिलचस्प बातें मालूम हुई हैं। जैसे उस सर्जन का कथन है कि मौत से पहले रंजीता गुप्ता हेरोइन की आदत को तोड़ने के लिए बहुत ऊंचे दर्जे का ट्रीटमेंट ले रही थी और वो ट्रीटमेंट काफी अरसे से चल रहा था। फिर तो उसने मौत से पहले काफी समय हेरोइन का इंजेक्शन नहीं लिया होगा। हाँ, फिर तो उसकी मौत का हेरोइन से कोई संबंध नहीं होगा। गलत। यही तो मजेदार बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर में हेरोइन की इतनी बड़ी मात्रा पाई गई थी कि वो 10 आदमियों की मौत के लिए काफी थी। रंजीता गुप्ता मरी तो डूब कर ही थी, लेकिन अगर वो डूब कर ना भी मरती तो भी हेरोइन की वो घातक मात्रा 1-2 घंटे में उसकी जान ले लेती। शायद वो इलाज से तंग आ गई हो, किसी प्रकार उसके हाथ फिर से हेरोइन लग गई हो। हेरोइन के लिए उसकी छटपटाहट इस हद तक बढ़ चुकी हो कि वो जरूरत से कहीं ज्यादा तगड़ा इंजेक्शन ले बैठी हो। असंभव। इस नामुराद नशे के आदी लोगों को हेरोइन की मुनासिब मात्रा की बड़ी समझ होती है। रंजीता ओवरडोज जैसी गलती नहीं कर सकती थी। शायद उसने जानबूझकर आत्महत्या करने के इरादे से ऐसा किया हो। नहीं हो सकता। अगर उसने आत्महत्या के इरादे से हेरोइन की इतनी घातक मात्रा का इंजेक्शन लिया था तो फिर उसने पानी में छलांग क्यों लगाई? उसे तो मालूम होना चाहिए था कि हेरोइन ही उसका खात्मा कर देगी। फिर तो एक ही बात संभव मालूम होती है कि किसी ने जबरदस्ती उसे हेरोइन की इतनी मात्रा का इंजेक्शन दिया हो और फिर समुद्र में धकेल दिया हो।
हेरोइन का नशा हावी हो जाने के बाद उसमें तैरने की शक्ति तो रही नहीं होगी और वो डूब गई होगी। जबरदस्ती इंजेक्शन देने वाला शख्स हेरोइन के नशे से एकदम अनजान होगा। उसे पता ही नहीं होगा कि उसके कितनी मात्रा से कितना नशा होता है, इसलिए वो ओवरडोज दे बैठा होगा। करेक्ट प्यारे, एक बात और भी है जो इस तथ्य की ओर निश्चित संकेत करती है कि रंजीता को हेरोइन का इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया था और उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। क्या? उसकी बाहों पर, चेहरे पर और शरीर के कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की हल्की खरोंचों के निशान पाए गए थे। वे निशान यही सिद्ध करते हैं कि हत्यारे को लड़की को हेरोइन का इंजेक्शन देने के लिए उसे जबरन काबू में लाना पड़ा था। क्या डॉक्टर ने ये तमाम बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखी थी? नहीं, वो कहता है कि रिपोर्ट में उसने केवल यही लिखा था कि मौत पानी में डूबने से हुई थी और ये कि उसके शरीर में हेरोइन नामक मादक द्रव्य पाया गया था। शरीर पर खरोंचों वाली बात का और इस बात का कि लड़की नशे की आदत से निजात पाने के लिए कोई उच्च स्तर का ट्रीटमेंट ले रही थी, उसने इनका रिपोर्ट में जिक्र जरूरी नहीं समझा था। रमाकांत, ऐसा कोई ट्रीटमेंट घर में तो संभव नहीं। वो ट्रीटमेंट तो किसी बढ़िया नर्सिंग होम में कुशल डॉक्टरों की देखरेख में ही हो सकता है। और मामला क्योंकि एक साधन संपन्न आदमी की लड़की का है, इसलिए निश्चय ही कोई सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम होगा। ऐसे नर्सिंग होम राजनगर में इन्हें गिने ही होंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम पता लगाओ कि रंजीता कौन से नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट हासिल कर रही थी। जैसे लोग पूछने पर से ही बता देंगे। नहीं बताएंगे, इसलिए तो ये काम तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। जो आदमी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल करने जैसा असंभव काम कर सकता है, उसके लिए तो ये मामूली काम है। ऑल राइट, रमाकांत हथियार डालता हुआ बोला, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू इन एडवांस। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है प्यारे हो, रमाकांत विचारपूर्ण स्वर में बोला। क्या? जो ट्रीटमेंट तुम्हें एल्बर्ट ने दिया वो उसके चरित्र से मेल नहीं खाता। कत्ल कर देना या कत्ल करवा देना उसके लिए मामूली काम है। तुम क्रिस्टल क्लब का इतना बड़ा राज जान गए कि वो वास्तव में नशेबाजों की तफरीह का अड्डा था, फिर भी उसने तुम्हें जिंदा वहां से कैसे निकल जाने दिया? उसने तुम्हारी धुनाई करवा कर ही तुम्हें क्यों छोड़ दिया? शायद उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, शायद खून खराबे से उसे अरुचि हो गई हो। नॉनसेंस, खून खराबा तो एल्बर्ट के लिए तफरीह का सामान है। तो फिर होगी कोई वजह। वास्तव में एल्बर्ट के उस रहस्यपूर्ण कृत्य की सुनील को बड़ी मुनासिब वजह सूझ रही थी, लेकिन सुनील ने फिलहाल उसे स्वयं तक ही सीमित रखना उचित समझा। अब क्या इरादा है? रमाकांत ने पूछा। थोड़ा हुलिया सुधार कर दफ्तर जाऊंगा, सुनील बोला। राय से बात करूंगा, शायद वो मेरी आपबीती के आधार पर क्रिस्टल क्लब के बारे में ब्लास्ट में कुछ छापने को तैयार हो जाए। एल्बर्ट तुम्हारी चटनी बना देगा। शायद ना बनाए, उसका अगर ऐसा कोई इरादा होता तो वो पहले ही मुझे ना छोड़ता। ओके, जो उचित समझते हो करो, लेकिन पूरी तरह सावधान रहना। सुनील चुप रहा। बाकी का दिन सुनील ने राजनगर में खूब धक्के खाए। नर्सिंग होम का पता जानने के मामले में उसने रमाकांत पर ही निर्भर रहना उचित न समझा। उसने रंजीता और उसके पिता की जानकारी के दायरे में खूब पूछताछ की कि क्या किसी को मालूम था कि रंजीता उपचार के लिए किस नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। किसी को कुछ नहीं मालूम था। उसने इस संदर्भ में मुकुट बिहारी गुप्ता को भी फोन किया, लेकिन उसने कुछ बताने से साफ इनकार करते हुए टेलीफोन पटक दिया। सुनील उससे दिलावर नामक उस काली जैकेट वाले के बारे में भी बात करना चाहता था, इसलिए उसने संबंध विच्छेद होते ही दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार दूसरी ओर केवल घंटी बजती रही। किसी ने फोन उठाने की तकलीफ नहीं की। भुनभुनाता हुआ सुनील मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और सीधा उसकी कोठी पर पहुंचा। कोठी के बाहरी फाटक पर ही ताला लगा हुआ था। सुनील के बराबर हॉर्न बजाने पर एक नौकर बाहर निकला। उसने सुनील पर एक निगाह डाली और फिर बरामदे में बंधा हुआ एल्सेशियन कुत्ता खोल दिया। कुत्ता लपकता हुआ फाटक पर पहुंचा और सुनील की ओर मुंह करके बड़े दहशतनाक ढंग से गुर्राने लगा। सुनील समझ गया वो इंतजाम विशेष रूप से उसके लिए किया गया था ताकि वो गुप्ता तक ना पहुंच सके। वो मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और ब्लास्ट के ऑफिस की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक रेलवे का फाटक था जो सुनील के देखते ही बंद हो गया। सुनील ने बुरा सा मुंह बनाकर मोटरसाइकिल उसके सामने सड़क के किनारे रोकी। उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और एक सिगरेट सुलगा लिया। उस फाटक का उसे अच्छा तजुर्बा था। वो जानता था वो फौरन खुलने वाला नहीं था। तभी एक कार वहां आकर रुकी। भाई साहब, पिछली सीट से एक शिष्ट स्वर सुनाई दिया। जरा सुनिएगा। सुनील ने उस दिशा में देखा। पिछली सीट पर एक हैट वाला आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक कागज था
जिसे वो सुनील की ओर हिलाता हुआ बोला, आप जानते हैं ये मेटकाफ रोड या मेटकाल रोड किधर है? जरा नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। सुनील ने दोनों ही नाम कभी नहीं सुने थे। वो खिड़की के समीप पहुंचा। उसने कागज की ओर हाथ बढ़ाया। कागज वाले हाथ के साथ ही उसे दूसरा हाथ भी दिखाई दिया। उस हाथ में एक रिवॉल्वर चमक रही थी, जिसकी नाल सुनील की ओर थी। रिवॉल्वर वाले ने कागज उठ जाने दिया और धीमे किंतु कठोर स्वर में बोला, कार में बैठो। सुनील ने व्याकुल निगाहों से चारों ओर देखा। दूर सड़क पर उसे एक कार भागती दिखाई दी। या यहीं सड़क पर मरना चाहते हो? कार का दरवाजा खुला। सुनील होठों पर जुबान फेरता भीतर जा बैठा। पिछली सीट पर दो आदमी मौजूद थे, जिनके बीच में वो जाकर बैठा था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थी, जो उसकी पसलियों से सटी हुई थी। कार का दरवाजा बंद हो गया। तभी फाटक खुला। ड्राइवर ने कार फौरन आगे बढ़ा दी। कार फाटक पार कर गई। पीछे उसकी मोटरसाइकिल लावारिसी सड़क पर खड़ी रही। ये क्या मजाक है? सुनील ने क्रोधित स्वर में निरर्थक सा प्रश्न किया। चुपचाप बैठे रहो, हैट वाला गुर्राया, दोबारा ना कहना पड़े। सुनील ने देखा वे दोनों आदमी और आगे बैठा ड्राइवर भी बड़े कीमती सूट पहने हुए थे। वे अल्बर्ट के आदमियों जैसे घटिया फिल्मी गुंडे नहीं मालूम हो रहे थे। कार नगर की विभिन्न सड़कों से होती हुई नेपियन हिल वाली सड़क पर चढ़ने लगी। नीचे समुद्र ठाटे मार रहा था। कहीं वे लोग उसे पहाड़ी से समुद्र में फेंकने के इरादे से तो नहीं ले जा रहे थे। एक बार सुनील को ऐसा भी लगा जैसे कार कपिल कुमार की कोठी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जल्दी ही कार उस रास्ते से आगे निकल गई जिस पर कपिल कुमार की कोठी थी। कुछ क्षण बाद एक विशाल बंद फाटक के सामने कार आकर रुकी। अंधकार में सुनील को फाटक पर एक लंबे ड्राइववे के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। ड्राइववे के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। फाटक पर एक आदमी प्रकट हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी कार पर डाली और फिर शायद कार को और कार में मौजूद लोगों को पहचानकर फाटक खोल दिया। कार भीतर दाखिल हुई। पीछे फाटक फौरन बंद हो गया। ड्राइववे पर चलती हुई कार अंत में एक विशाल 2 मंजिली इमारत के सामने पहुंची। इमारत पेड़ों से इस प्रकार ढकी हुई थी कि बाहर सड़क से उसके अस्तित्व का आभास ही नहीं मिलता था। कार की हेडलाइट एक क्षण के लिए इमारत के मुख्य द्वार पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर मिश्राज नर्सिंग होम। कोई शरारत ना हो, हेट वाला चेतावनी भरे स्वर में बोला। ड्राइवर सहित सब लोग कार से बाहर निकले। वे इमारत में दाखिल हुए। दोनों रिवॉल्वर वाले सुनील की अगल बगल चल रहे थे और ड्राइवर पीछे। इमारत के हर गलियारे में डॉक्टर, नर्सें और आर्डरली घूम रहे थे। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे सुनील को दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले आए। उन्होंने उसे उस कमरे में छोड़ा और स्वयं वहां से चले गए। दरवाजा मजबूती से बाहर से बंद हो गया। सुनील ने कमरे का निरीक्षण किया। वो एक अस्पताल के साधारण कमरों जैसा कमरा था। केवल 2 अंतर थे। दरवाजा जरूरत से ज्यादा मजबूत था और खिड़की पर लोहे के सींगचे लगे हुए थे, यानी कि वहां से भाग निकलने की कोई सूरत नहीं थी। सुनील ने सींगचों में से हाथ निकालकर खिड़की खोल दी। उसने बाहर झांका। बाहर उसे अभेद्य अंधकार के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। सुनील पलंग पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। ये कतई उसकी समझ से बाहर था कि उसे वहां क्यों लाया गया था। उसने घड़ी देखी। 9 बज चुके थे। कोई आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। एक नर्स, एक ऑर्डरली और कार वाले 2 बदमाश भीतर दाखिल हुए। नर्स के हाथ में एक अस्पताल में दाखिल रोगियों को पहनाई जाने वाली वर्दी थी। ऑर्डरली के हाथ में भोजन की ट्रे थी, जो उसने पलंग की बगल में मेज पर रख दी, और दोनों बदमाशों के हाथ में रिवॉल्वर थी और चेहरों पर मौत की धमकी थी। कपड़े बदल लो, नर्स भावहीन स्वर में बोली। मैं पूछता हूं ये क्या तमाशा है? सुनील चिल्लाया। चिल्लाओ मत, हैट वाला बदमाश गुर्राया। और जो नर्स कहती है करो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। ये सारा अस्पताल अपना है। तुम्हारी मौत की कोई इतनी भी परवाह नहीं करेगा जितनी कोई किसी कुत्ते की करता है। समझ गए? सुनील ने गहरी सांस ली। उसने कपड़े बदल लिए। नर्स ने उसके अपने कपड़े वार्डरोब में टांग दिए। फिर सब लोग वहां से विदा हो गए। सुनील ने खाना खाया और पलंग पर लेट गया। 10 बजे फिर दरवाजा खुला। इस बार दोनों बदमाश और नर्स के साथ सफेद कोट पहने एक डॉक्टर ने भीतर कदम रखा। उसके सफेद कोट पर छाती के पास प्लास्टिक का सफेद बिल्ला सा लगा हुआ था, जिस पर लिखा था डॉक्टर मिश्रा। सुनील उठकर बैठ गया। डॉक्टर मिश्रा उसके समीप आ खड़ा हुआ और मीठे स्वर में बोला, वहां से कमीज ऊपर करो। हरगिज नहीं, सुनील विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मैं पूछता हूं इस जोर जबरदस्ती का मतलब क्या है? मैं आप सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। जरूर करवा देना, डॉक्टर मुस्कुराया।
लेकिन मुझे विश्वास है जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे, और बाहर तुम जरूर निकलोगे, तब तुम में इस प्रकार का विरोध करने की ना इच्छा होगी ना शक्ति। मैं आपकी इन गैर कानूनी हरकतों का अच्छा मजा चखाऊंगा आपको। कमीज ऊपर करो, एक डॉक्टर कर्कश स्वर में बोला, वरना ऐसा ना हो कि जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने में सुई तुम्हारी बाह में ही टूट जाए। सुनील ने दरवाजे की अगल बगल खड़े दो बदमाशों की ओर देखा। विरोध बेकार था, वो स्थिर बैठ गया। डॉक्टर के आदेश पर नर्स ने उसकी बाह नंगी की। सुनील ने ऐतराज नहीं किया। डॉक्टर ने बड़ी दक्षता से उसको इंजेक्शन दे दिया। कम से कम इतना तो बता दो कि ये इंजेक्शन किस चीज का है और मुझे क्यों दिया जा रहा है, सुनील बोला। तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, डॉक्टर मुस्कुराया। दूसरे इंजेक्शन तक तुम्हारी समझ में कुछ ना आया तो मैं समझा दूंगा। सब चले गए। दरवाजे पर फिर बाहर से ताला लग गया। 10 मिनट गुजर गए। सुनील को लगा जैसे अभी तक उस पर इंजेक्शन की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे सितारे नाचने लगे। कमरे की चारों दीवारें और छत उसकी आंखों के सामने यूं घूमने लगी जैसे संगीत की धुन पर थिरक रही हो। सुनील लेट गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो सपनों की दुनिया में पहुंच गया हो। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगा धुआं उठ रहा था, चमकीली तितलियां जो देखते देखते निर्वसन परियों का रूप धारण कर लेती थी, पर फड़फड़ाकर थिरक रही थी। हर चीज नाच रही थी। जिस पलंग पर वो लेटा हुआ था वो उसे झूले की तरह हिलता मालूम हो रहा था। फिर एकाएक पलंग जैसे आसमान की ओर उठने लगा और मेलों में लगे जॉइंट व्हील की तरह घूमने लगा। सुनील ने यूं मजबूती से पलंग की रेलिंग थाम ली जैसे हाथ छूटते ही वो गिर सकता हो। वो भयभीत हो रहा था, लेकिन उस भय से भी एक विचित्र प्रकार के आनंद की उत्पत्ति हो रही थी। फिर भय उसके मन से एकदम निकल गया। अब उसे लग रहा था जैसे वो पलंग पर नहीं, हवाओं के बिस्तर पर लेटा हुआ था, बादलों की गोद में था। खूबसूरत परियों के गदराए हुए शरीरों के हिंडोलों पर करवटें बदल रहा था। उनके बाल उसके शरीर को रेशम की तरह लपेटे हुए थे। सुनील ने आंखें बंद कर ली। अपने सारे जीवन में उसने स्वयं को इतना हल्का फुल्का और प्रसन्न अनुभव नहीं किया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को ऐसी निचुड़ी हालत में पाया जैसे समुद्र में से डूबता हुआ निकाला गया हो। जादू नगरी का रंगीन माहौल और उसके अपने नग्न शरीरों का झूला झुलाती हुई परियां पता नहीं कहां गायब हो गई थी। उसका सिर यूं दुख रहा था जैसे हथौड़ों से पीटा गया हो। सारे शरीर में नस्तक से चुभ रहे थे। उसका शरीर ठंड से यूं ठिठुर रहा था जैसे वो बर्फ की सिल्लियों पर पड़ा हो। सुनील लड़खड़ाता हुआ उठा। खिड़की से बाहर भोर का उजाला फैल रहा था। उसे दूर दूर तक हरियाली के अलावा कुछ दिखाई न दिया। वो बाथरूम में पहुंचा। बाथरूम के शीशे में प्रतिबिंबित अपनी सूरत पर निगाह पड़ते ही दहशत में उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। उसे लगा जैसे उसने भूत देख लिया था। उसका चेहरा यूं सफेद था जैसे उस पर मरघट की राख मली हुई हो। आंखें अंगारे की तरह लाल थी और इतनी धंस गई थी जैसे खोपड़ी के पृष्ठभाग में बलपूर्वक धकेल दी गई हो। उसके होंठ कागज की तरह फड़फड़ा रहे थे और उसका जी चाह रहा था कि वह जोर जोर से रोने लगे। 5 मिनट बाद वो बाथरूम से बाहर निकला और पलंग पर जा बैठा। उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। अब उसे समझाने की जरूरत नहीं थी कि वे लोग क्या चाहते थे। पिछली रात निश्चय ही उसे हेरोइन का इंजेक्शन दिया गया था। वे लोग उसे ड्रग एडिक्ट बनाकर उसके जीवन का सर्वनाश करना चाहते थे। शायद वे लोग उसे इस भयंकर नशे का आदी बनाकर छोड़ देना चाहते थे, ताकि या तो वो हेरोइन हासिल करने के लिए उनके पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरे, और या फिर जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर ले। उसका दिल दहल गया। वो अपनी जिंदगी में इतनी बार मौत से दो चार हो चुका था कि वो पट्टाक्षेप के लिए हर क्षण तैयार रहता था, लेकिन इतनी विभत्स मौत की कल्पना उसने अपने सपने में भी नहीं की थी। इस नर्क से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था कि वो वहां से निकल भागे, जो कि वर्तमान स्थिति में असंभव मालूम होता था। तभी दरवाजे के बाहर आहट हुई। एक ख्याल बिजली की तरह सुनील के दिमाग में कौंध गया। पलंग की बगल में लोहे का स्टूल पड़ा था। उसने वो स्टूल टांगों से पकड़कर उठा लिया और लपक कर दरवाजे की बगल में जा खड़ा हुआ। ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। सुनील ने स्टूल सिर से ऊंचा उठा लिया और प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। दरवाजा कोई 2 इंच खुला और वे क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। सुनील बिल्कुल तैयार था। फिर किसी ने पूरी शक्ति से दरवाजे को बाहर से धक्का दिया। दरवाजा बड़े वेगवान ढंग से अपने मजबूत कब्जों पर झूला और इससे पहले कि सुनील को समझ पाता, भारी दरवाजा पूरी शक्ति से सुनील से आकर टकराया। सुनील के हाथ से स्टूल निकल गया और झंझनाकर फर्श पर गिर पड़ा। उसका सिर भड़ाक से पिछली दीवार से जा टकराया। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी पिछली दीवार और भारी दरवाजे के बीच में फंसकर तरबूज की तरह पिचक गई हो।
फिर उसके घुटने मुड़े और वो फर्श पर ढेर हो गया। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को पलंग पर पड़ा पाया। दरवाजा बदस्तूर बंद हो चुका था। मेज पर ब्रेकफास्ट की ट्रे पड़ी थी और अपनी दुखती कलाई से उसे लगा कि उसे हेरोइन का नया इंजेक्शन दिया जा चुका था। वो हैरान था कि आने वाले को पता कैसे लगा कि वो उस पर प्रहार करने के लिए तैयार दरवाजे की बगल में खड़ा था। जरूर आने वाले ने पहले की होल से भीतर झांका होगा और उसे पलंग पर ना पाकर ऐसा अनुमान लगा लिया होगा कि सुनील का शायद कोई शरारत करने का इरादा था। फिर सुनील की आंखों के आगे एक चमकीला सितारा सा फूटा। वो आतंकित हो उठा। हेरोइन अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करने वाली थी। अपनी पिछली रात की हालत का ख्याल आते ही उसके प्राण कांप गए। वो पलंग से उठा और पूरी शक्ति से कमरे में भागने लगा। वो चाहता था हेरोइन की उस पर हो रही प्रतिक्रिया की ओर उसका ध्यान न जाए। अंत में जब उसमें एक भी कदम और उठाने की शक्ति ना रही तो वो कुर्सी पर ढेर हो गया। उसका ध्यान ट्रे की ओर गया। ट्रे पर एक पूरा भरा कॉफी पॉट और कई सैंडविच मौजूद थे। सुनील वो तेज कॉफी बिना दूध चीनी मिलाए ही पी गया। उसका गला जलने लगा। उसे उबकाइयां आने लगी, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लगने लगा जैसे उसे जादू नगरी की ओर ले जाता हिंडोला स्थिर हो गया हो। सुनील जल्दी जल्दी सारी सैंडविच भी खा गया। अपने दिमाग को काबू में रखने का उसे यही तरीका सूझा कि वो कुछ न कुछ करता रहे। वो खिड़की से बाहर देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन नहीं, शायद उसका दिमाग उसके काबू से बाहर निकला जा रहा था। नशे को काबू में रखने के अपने तमाम प्रयत्नों में वो असफल रहा मालूम होता था, क्योंकि अब उस खिड़की के सींचों के बाहर एक चेहरा दिखाई देने लगा था और वो चेहरा एकदम रमाकांत से मिलता जुलता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? सुनील! उसके कानों में उसका अपना नाम गूंज गया। सुनील! कोई उसे पुकार रहा था। शायद इंद्रलोक की परियां उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन वो आवाज तो मर्दानी थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। अब उसे वहां 2 रमाकांत दिखाई दिए। चले जाओ, भाग जाओ, वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया। अबे सुनील के बच्चे! एक घबराई हुई आवाज आई, धीरे बोल, भाग जाओ, चले जाओ। एक वजनी चीज सुनील के माथे से आकर टकराई। सुनील का उड़न खटोला फिर झटका खाकर रुका। उसने हाथ से अपना माथा टटोला। हाथ खून से रंग गया। पीड़ा ने उसकी तरंग के फंदे में फंसती चेतना को ब्रेक लगा दी थी। उसने नीचे झांका। नीचे एक सिगरेट लाइटर पड़ा था। सुनील ने सिगरेट लाइटर उठा लिया। उस पर रमाकांत का नाम गुदा हुआ था। मेरा है, खिड़की से आवाज आई। मैंने मारा है, क्योंकि मारने को कोई और चीज नहीं थी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हारा सिर फोड़ने का नहीं था। सुनील फटी फटी आंखों से खिड़की की ओर देखने लगा। इधर आओ। सुनील यंत्र चलित सा खिड़की के पास पहुंचा। मैं रमाकांत हूं, तुम्हारा दोस्त। मुझे पहचानते नहीं हो क्या? सुनील ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। हाँ, वो रमाकांत ही तो था। वो सपना नहीं था, हकीकत थी। मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या हुआ है, रमाकांत बोला, लेकिन अपने आप को संभालो। मैं खिड़की पर अधिक देर लटका नहीं रह सकता। ये पकड़ो। रमाकांत ने जबरदस्ती उसके हाथ में एक रिवॉल्वर ठूंस दी। जोर जोर से दरवाजा पीटना आरंभ कर दो, रमाकांत फिर बोला। जो भीतर कदम रखे उसे बेहिचक शूट कर दो और बाहर निकल जाओ। जो होगा देखा जाएगा, समझ गए? सुनील ने हामी भरी। मैं छत पर हूं, ऊपर आ जाना। सामने फाटक पर स्थायी रूप से ताला पड़ा रहता है, जो लगता है जाने पहचाने लोगों के लिए ही खोला जाता है। मुझे पिछवाड़े से एक रास्ता मालूम है, मैं तुम्हें निकाल ले चलूंगा, समझ गए? सुनील ने फिर हामी भरी। तो फिर शुरू हो जाओ। रमाकांत का चेहरा खिड़की से गायब हो गया। सुनील ने रिवॉल्वर को टटोला। उसने देखा कि रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर पलंग पर चादर के नीचे छुपा दी। फिर उसने अपने सिर को एक जोर का झटका दिया। उसका सिर अब बुरी तरह चकरा रहा था, लेकिन अब वो काफी हद तक अपनी रगों में दौड़ते मादक द्रव्य के नशे के नहीं, काबू में था। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना आरंभ कर दिया और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना आरंभ कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे बाहर गलियारे में से तेजी से समीप आते कदमों की आहट सुनाई दी। सुनील ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया, लेकिन हाय हाय करते हुए चिल्लाना जारी रखा। वो लपक कर वापिस पलंग पर चढ़ गया। उसने अपने ऊपर चादर खींच ली, रिवॉल्वर हाथ में थाम ली और चिल्लाना जारी रखा। बच्चा अब उसके दरवाजे के आगे आकर बंद हो गई। सुनील ने यूं गला फाड़ कर चीख मारी जैसे उसे बिच्छू ने काट खाया हो। दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज आई। जल्दी से दरवाजा खुला और फिर बौखलाई हुई एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे हैट वाला बदमाश था, जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी। सुनील ने बेहिचक दोनों को शूट कर दिया। उसके रिवॉल्वर से 2 बार हल्की हल्की पिट की आवाज निकली।
और फिर उसने दोनों को कटे वृक्ष की तरह फर्श पर गिरते देखा। सुनील छलांग मारकर पलंग से नीचे उतरा। उसने दरवाजे पर जाकर बाहर झांका। गलियारा खाली था। दरवाजे में ताले के छेद में लगी एक चाबी के सहारे 10-15 चाबियों का एक गुच्छा लटक रहा था। सुनील ने गुच्छा निकाल लिया। उसने दरवाजा बंद करके भीतर से ताला लगा लिया। फिर उसने वार्डरोब में टंगे अपने कपड़े निकाले। उसने अस्पताल की यूनिफॉर्म उतारकर अपने कपड़े पहन लिए। वो फिर दरवाजे के पास पहुंचा। उसने पहले कान लगाकर बाहर की आहट ली, फिर धीरे से ताले में चाबी घुमाई। दरवाजा खोलकर वो बाहर गलियारे में आ गया। गलियारा बिल्कुल खाली था। सुनील ने देखा उस वाला कमरा एकदम सिरे का था। गलियारे में उसके कमरे जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने 12-14 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। सुनील अपने से अगले दरवाजे के सामने ठिठका। उसने की होल में आंख लगाकर भीतर झांका। भीतर उसे एक पलंग और उस पर लेटे एक आदमी के आकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। सुनील एक क्षण हिचकिचाया, फिर उसने बड़ी फुर्ती से उस दरवाजे के ताले में गुच्छे की विभिन्न चाबियां ट्राई करनी आरंभ कर दी। एक चाबी लग गई। सुनील ने रिवॉल्वर अपने आगे कर ली और सावधानी से भीतर घुसा। तो दोस्तों, ये था साया मौत का नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।